जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 की विषय वस्तु पर। विद्यार्थियों, आपने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जान लिया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जान लिया। आज हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किस तरह से होता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन दो तरह से होता है। पहला होता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा दूसरा होता है बाजार अर्थव्यवस्था। विद्यार्थियों, हम इन दोनों ही शब्दों को दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं तथा बाजार अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो आज हम इन दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में उनकी परस्पर तुलना करके देखेंगे कि क्या अंतर है तथा इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जिस अर्थव्यवस्था का विकास समूचे विश्व में हुआ उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। अगर ऐतिहासिक क्रम से हम देखें तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात हुआ। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो दुष्प्रभाव पूरे विश्व में दिखाई दिए, उसके फलस्वरूप समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात हुआ। तो आइए दोनों की हम तुलना करते हैं। विद्यार्थियों, समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय सत्ता होती है, अर्थात जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सरकार होती है और सरकार समस्त आर्थिक क्रियाकलापों की योजना बनाती है, अर्थात आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है और सरकार समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि उत्पादन, विनिमय, उपभोग संबंधी समस्त निर्णय सरकार लेती है। मतलब जितने भी प्रकार के आर्थिक निर्णय हैं, उत्पादन संबंधी, उपभोग संबंधी तथा विनिमय संबंधी सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज का स्वामित्व होता है। उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इन सभी पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए इनका प्रयोग करती है। अगला, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला बिंदु है उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतियोगिता का अभाव होता है। विद्यार्थियों, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हमारे देश में इसीलिए प्रतियोगिता के अभाव में धीरे धीरे नुकसान में चली गईं, अंततः सरकार को उन्हें बंद करना पड़ा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा दोष है वह क्या है कि इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है। अपने उत्पाद को उच्च गुणवत्ता का बनाने के लिए उनमें प्रतियोगिता नहीं पाई जाती और धीरे धीरे उनके उत्पाद आउटडेटेड हो जाते हैं और इस तरह से उन्हें बंद करने की नौबत आ जाती है। वर्तमान में हम देखें कि जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बंद हो गया। देश के अंदर वायु यातायात की सेवाएं देने वाली कंपनी थी इंडियन एयरलाइंस, वो बंद हो गई और हम सुन रहे हैं कि अब एयर इंडिया भी बहुत नुकसान में चल रहा है तथा इसके निजीकरण की भी चर्चाएं हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता के अभाव के कारण ये स्थितियां निर्मित होती हैं। अगला बिंदु है आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चूंकि एक केंद्रीय सत्ता होती है, सरकार होती है तथा समस्त आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, तो सरकार एक योजना बना करके कार्य करती है जिससे कि उत्पत्ति के जो साधन हैं उनका समाज के अधिकतम लाभ के लिए प्रयोग हो सके। कीमत यंत्र का महत्व अत्यंत कम होता है। कीमत यंत्र अर्थात जिसमें उत्पत्ति में काम आने वाले साधनों को उनकी कीमतों के आधार पर साधनों का बंटवारा होता है। तो यहां पर कीमत यंत्र का महत्व नहीं होता है। सरकार चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसलिए सरकार क्या करती है, समाज के सभी वर्गों तक संसाधनों का हिस्सा देना चाहती है, भले ही उनका योगदान कम हो अथवा अधिक हो।
अगला बिंदु है आर्थिक असमानताएं कम होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि इसमें आर्थिक असमानताएं कम होती हैं। और इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है 20वीं शताब्दी में जो चीन है, यानी आज से 20-30 साल पहले तक चीन में इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आइए अब हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। तो जैसे यहां शब्द आया है बाजार, तो बाजार क्या है? बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता अपने धन अथवा उत्पाद का निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब बाजार में उत्पादक, क्रेता एवं विक्रेता अपने धन तथा वस्तुओं का निर्बाध यानी बिना रोक टोक क्या करते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं है। आजकल आप देखें कि एक स्थान विशेष में वस्तुओं के क्रय विक्रय की बजाय डिजिटल रूप से या ऑनलाइन क्रय विक्रय भी हो रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, इस तरह की ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं जो कि विभिन्न प्रकार का सामान ऑनलाइन बेचती हैं। तो ये भी एक तरह का बाजार है। तो बाजार का एक नया रूप हम 21वीं सदी में देख रहे हैं। तो बाजार जो है ये क्रेता, विक्रेता तथा उत्पादकों को स्वतंत्र रूप से अपने धन या वस्तुओं का आदान प्रदान करने का अवसर देता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसका की प्रादुर्भाव 18वीं सदी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से हुआ, इसकी विशेषताएं क्या है? पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है, आर्थिक क्रियाकलाप बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। बाजार की शक्तियां अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियां। जिस वस्तु की मांग होगी, बाजार उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा, उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन अधिक करेंगे। तो बाजार की शक्तियों से आर्थिक क्रियाकलाप संचालित होते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात बाजार में किन चीजों का उत्पादन हो, किन चीजों का विक्रय हो, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। लोगों को जिन चीजों की आवश्यकता होती, जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, या कंपनियों को जिन वस्तुओं की मांग समझ में आती है, उन वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा उनका विक्रय निर्बाध रूप से होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। मतलब यहां पर व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, जिसे कि वह अपने उत्तराधिकारी को भी हस्तांतरित कर सकता है। विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, और व्यक्ति विशेष उन प्रतिष्ठानों को अपने उत्तराधिकारियों को देकर चला जाता है। किसी कंपनी का मालिक उसकी कंपनी को अपने बेटे बेटियों को दे जाता है। इसी तरह किसी दुकान का मालिक अपनी दुकान को अपने वारिस या उत्तराधिकारियों को देकर जाता है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार निजी व्यक्तियों को होता है। क्रेता, विक्रेता एवं उत्पादकों को पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता क्रेता को भी है, विक्रेता को भी है और उत्पादकों को भी है कि वह अपने लाभ के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु का क्रय और विक्रय कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या बाजार अर्थव्यवस्था है, यह स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है। एक ही प्रकार की वस्तु को अनेक उत्पादक बनाते हैं या एक ही प्रकार की सेवा अनेक प्रकार की कंपनियां प्रदान करती हैं, तो उनके बीच में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है, और इस प्रतिस्पर्धा का फायदा उपभोक्ता को मिलता है। आप देखें कि दूरसंचार में आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इस तरह की जो दूरसंचार कंपनियां हैं, इनके बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। आप जानते हैं कि जियो कंपनी के आने के बाद सभी कंपनियों को अपने डाटा तथा टैरिफ के रेट कम करने पड़े। इतना सस्ता डाटा हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे 5-7 साल पहले। तो इस तरह से कंपनियों के बीच में या उत्पादकों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। क्रेता, विक्रेता एवं उत्पादक एवं श्रम आपस में प्रतियोगिता करते हैं। अगला बिंदु है इस अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत यंत्र द्वारा होता है। कीमत यंत्र द्वारा होता है से तात्पर्य यह है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत जितनी है, किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम, पूंजी, भूमि, इन सब का अलग अलग योगदान होता है, और उनके योगदान के अनुसार उनको पारितोषिक मिलता है। सबको एक समान पारितोषिक नहीं मिलता है। किसी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है,
उसका वेतन उस कंपनी में काम करने वाले श्रमिक के वेतन से कई गुना अधिक होगा। तो यहाँ पर कीमत यंत्र महत्वपूर्ण होता है, या उत्पादन के जो साधन है उनकी कीमतों के आधार पर उन्हें उत्पादन का हिस्सा प्राप्त होता है। अगला बिंदु है लाभ का उद्देश्य प्रमुख होता है। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में सभी लोगों का, मतलब क्रेता का, विक्रेता का, उत्पादकों का एक ही उद्देश्य होता है कि लाभ अर्जित करना। उत्पादक लाभ कमाने की लालसा से उत्पादन करेगा, विक्रेता अधिकतम लाभ कमाने की लालसा से विक्रय करेगा। इसी तरह उपभोक्ता भी अपनी अधिकतम बचत का प्रयास करके और विभिन्न उत्पादकों की या विक्रेताओं की सेवा लेता है। यानी एक उपभोक्ता एक ही विक्रेता से या एक ही उत्पादक से हमेशा वस्तुएं क्रय नहीं करता है, सभी अपने अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। अगला बिंदु है कि आर्थिक असमानताएं अधिक हो जाती हैं। ये इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी कमी है वह यह है कि आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है। समाज का धनिक वर्ग और धनिक होता जाता है तथा निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है। इस तरह से समाज में आर्थिक असमानताएं बढ़ती जाती हैं। इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या बाजार अर्थव्यवस्था है तथा वहां आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकार का बहुत कम नियंत्रण है। तो विद्यार्थियों, बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही अपने गुणदोष हैं। लेकिन वर्तमान में हम अगर बात करें तो किसी भी देश में ना तो पूरी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना ही बाजार अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में हम विभिन्न देशों में एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था को देखते हैं जिसे कि कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर कुछ मात्रा में समाज का अधिकार या सरकार का अधिकार होता है तथा कुछ क्षेत्र जो है निजी उत्पादकों के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं तथा दोनों के मिले जुले यानी दोनों के सह अस्तित्व से समाज के अधिकतम कल्याण का प्रयास किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में आपने केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन आपने किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप सहपाठियों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।